Hello, dear friends. Welcome to all of you in this particular video. आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर में कैसे नौकरी या जॉब के अवसर मिले या कितने अवसर है उस पर हम बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो क्यों है? क्योंकि जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं या जो कृषि से जुड़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके मन में एक ही सवाल आता है, कृषि में जो है रोजगार के कितने अवसर है। तो उनको एक काउंसलिंग के तौर पे, एक गाइडेंस के तौर पे कुछ जो है यहाँ पे मैं जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या बात करें। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग एग्रीकल्चर में बीएससी करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, या 10+2 का जो कोर्स वो करना चाहते हैं, उनके पास किस लेवल पे, किस क्वालिफिकेशन पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसकी बात हम इसमें पर्टिकुलरली करेंगे। एग्रीकल्चर में जैसे आप लोग सुनते होंगे कि एग्रीकल्चर एक बूमिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर में जॉब्स बहुत है, एग्रीकल्चर में जो है बेरोजगारी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं वो बात सच भी है कि बाकी सेक्टर्स की तुलना में जो है एग्रीकल्चर में स्कोप अभी है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अवेलेबल है। तो आज हम उन्हीं सब बिंदुओं पे विचार विमर्श करेंगे, उस पे कुछ को हम जानेंगे, कुछ फैक्ट्स को हम जानेंगे, और ये जो अपॉर्चुनिटीज इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज के आधार पर जानेंगे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन करके हम इसमें जानेंगे कि अगर आप 12वीं पास करते हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, फिर आप ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज है, एमएससी पीएचडी करते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज है, और उसके बाद हम जानेंगे कि जो एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट है और एक जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट है जो जनरल सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करते हैं, बीच में उनके बीच में जो कंपैरिजन करेंगे, उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो हम देखेंगे। तो ये चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लास्ट में कमेंट में ड्रॉप करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर देम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में जो डिफरेंट सेक्टर है उसके आधार पे अगर हम बात करें उसमें जॉब कैसे है, कितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। डिफरेंट सेक्टर्स के आधार पे, डिफरेंट क्षेत्र है उनके आधार पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, नौकरियों की बात करें, जॉब्स की बात करें, सर्विस की बात करें, तो क्या क्या अवेलेबल है। तो जनरली आप लोग देखते होंगे कि प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और एक होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का ही पार्ट है, बट क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको हमने एक सेक्टर मान के चला है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को अच्छी समझ में आए कि हम जो है सेक्टर्स को तीन चार चीजों में बांट लिए हैं। इसमें जो है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर क्या होता है? सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा जो है कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट जो है जॉब्स को निकालता है, जो गवर्नमेंट जो उसमें नौकरियां निकालता है। तो जिसपे गवर्नमेंट का आधिपत्य है उसको गवर्नमेंट सेक्टर बोलेंगे, जिसमें कोऑपरेटिव सेक्टर्स का आधिपत्य है उसको कोऑपरेटिव सेक्टर बोलेंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? कोऑपरेटिव सेक्टर होता है कि ऐसा सेक्टर होता है जो लोग अपने इंटरेस्ट के आधार पे एक अपना ग्रुप बना के, एक एसोसिएशन बना के, और फिर उसको जो है ग्रो करते हैं, वो लोग उसको जो है डेवलप करते हैं, तो उनको जो है अपने जो ऑब्जेक्टिव है जल्दी फुलफिल हो जाते हैं।
कोऑपरेटिव सेक्टर भी आप उसको एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर ही बोल सकते हैं, और बेटर इंडस्ट्री ओनली। ठीक है, तो जैसे आपके इफको है, नाफेड है, ये कुछ बहुत सारे बैंक है, जैसे सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ से जनरली आप देखते होंगे कि आप लोगों को लोन मिलता है, मीन्स जो फार्मर्स को लोन मिलता है, जो आपके फादर्स हो गए होंगे वो सब लोन लेते होंगे वहां से। तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर जहाँ पे लोग आपस में मिला के एसोसिएशन बनाते हैं, और एसोसिएशन जो है लोगों के लिए काम करता है, उनके फायदे की बात करता है कोऑपरेटिव सेक्टर। इसको जब आप बीएससी करेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया से डिटेल में सीखेंगे, या इसमें मैंने अलग से कोई वीडियो बना रखे होंगे, आप देख लीजिएगा। तो उससे के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स होता है, जहाँ पे बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी कंपनीज, या और भी जो छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर्स है, छोटे मोटे प्राइवेट प्लेयर्स है, वो अपना बिजनेस करते हैं और उसमें लोग नौकरियां अवेलेबल होती है। तो उन सेक्टर्स की भी हम बात करेंगे। ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर आदमी बीएससी करके, 12वीं पास करके एग्रीकल्चर से, एमएससी पीएचडी करके अगर वो खुद का कोई बिजनेस करना चाहे, खुद का कोई एम्प्लॉयमेंट करना चाहे, खुद का कोई करियर बनाना चाहे, तो उसके पास भी ऑप्शन जो है अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर, जिसको जो है गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, उसमें कितने अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसकी बात करते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर से पढ़ाई करते हैं और एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके उसमें नौकरी लगना चाहते हैं, तो आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। हम बात करते हैं सबसे बड़ी पोस्ट के, शुरुआत करते हैं वहीं से। जैसे सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है एग्रीकल्चर में, वो होता है साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट कौन होता है जानते हैं? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक या साइंटिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं, जो नई नई चीजों को सामने लेके आते हैं, जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर में उसको सोल्व करने के लिए वो प्रोजेक्ट लेके काम करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को हम साइंटिस्ट बोलते हैं। और साइंटिस्ट की भर्ती जो है हर साल एग्रीकल्चर में आती है। हर साल मुझे लगता है साइंटिस्ट का जो है 400 से 500 लगभग भर्ती उसका आता है। एएसआर भी निकालता है, आईसीआर का जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो निकलता है, तो वो निकलता है हर साल साइंटिस्ट। और ये देश के अलग अलग जगह पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे लोगों की पोस्टिंग होती है, कहीं पे भी हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है। साइंटिस्ट इसमें बन सकते हैं। साइंटिस्ट भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे जूनियर साइंटिस्ट होता है, सीनियर साइंटिस्ट होता है, एक जो है साइंटिस्ट होता है जो कि बहुत ही सीनियर लोग होते हैं। जूनियर साइंटिस्ट जो बहुत ही स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करते हैं, ये अलग बात है कि जूनियर साइंटिस्ट ही प्रमोट होकर सीनियर साइंटिस्ट और साइंटिस्ट बनते हैं, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है इनका अलग अलग। साइंटिस्ट का पोस्ट भी जो है आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट में अक्रॉस द कंट्री देखने को मिलता है। उसके बाद में आती है कि स्कूल और कॉलेजेस में जो है लेक्चरर जो है आप बन सकते हैं एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके। प्रोफेसर आप बन सकते हैं, प्रोफेसर में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होते हैं, वो आप बन सकते हैं। तो इसकी भी अच्छी खासी संख्या है, क्योंकि आप देखिए इंडिया में 100 प्लस यूनिवर्सिटीज है, 100 प्लस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो वहाँ पे प्रोफेसर की जरूरत होती है, लेक्चरर्स की जरूरत होती है, तो वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में हर साल जो है वैकेंसी आती है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास होता है अगर आप एग्रीकल्चर से पढ़ाई करते हैं तो। उसके बाद होता है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। ये क्या होता है? एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, बिल्डिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, ये सब लोगों के सब सब्जेक्ट के अलग अलग लोग होते हैं, जिनको हम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बोलते हैं। और ये पोस्ट जो है कृषि विज्ञान केंद्रों का नाम सुना होगा, वहां पे आपको जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मिलता है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्रों में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की बहुत सारी पोस्ट हर साल निकलती है, जो कि अच्छा खासा ग्रेड पे होता है और अच्छा खासा पैसा और सैलरी इसमें मिलता है। उसके बाद में होता है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, DAO। ये पीसीएस के थ्रू होता है। पीसीएस मतलब जो स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है, जैसे राजस्थान में आरएएस होता है, और यहाँ बिहार, यूपी में यूपी पीसीएस होता है। वो जो एग्जाम होते हैं
उसके थ्रू ये है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हैं, जिनकी अच्छी खासी वैकेंसीज आती है। हर साल नहीं आता होगा, कई बार इसमें गैप होता है, लेकिन जनरली निकलता रहता है। तो ये एक अच्छा पोस्ट है और बहुत ही रेपुटेड पोस्ट है। इसमें आरएस के लेवल का आपको आरएस ही है, राजस्थान में आरएस होता है, तो बाकी जगह पे ये होता है, ये वो होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है इतनी रेपुटेड और रेस्पेक्टेड जॉब है, जो अच्छा खासा सैलरी मिलता है, अच्छा खासा सम्मान मिलता है और बहुत ही बढ़िया जॉब है एग्रीकल्चर ऑफिसर की। कृषि अधिकारी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। और ये आप देखेंगे राजस्थान में इसमें बहुत सारी वैकेंसी हर साल लगभग निकलती है। वो अलग बात है कि उसके एग्जाम टाइम पे नहीं होते हैं, बट हर साल निकलते हैं लगभग। उसके बाद में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भी उसके साथ निकलता है, सहायक कृषि अधिकारी निकलता है। ये भी बहुत अच्छी संख्या में निकलता है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। उसके बाद में एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, एआरओ और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, ये भी सब्जेक्ट वाइज निकलता है, जैसे सॉइल साइंस का अलग होता है। ये भी एक अच्छा पोस्ट होता है जो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलता है, और इनमें केवल एग्रीकल्चर वाले ही जा सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज। फिर एक जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर, जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट में जो है जो मंडियां हैं, कृषि मंडियां हैं, उनमें इनका डेपुटेशन की पोस्टिंग होती है, और ये भी एग्रीकल्चर वाला बंदा ही जा सकता है। उसके अलावा फूड इंस्पेक्टर का पद हो गया, उसमें के भी अच्छे खासे वैकेंसीज आती है। और सबसे बड़ी बात जो बैंक से, पब्लिक सेक्टर के बैंक में बात करूं, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर की जो गवर्नमेंट की बैंक है, उसमें भी जो है आप एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट होती है, जिसको आप कई बार स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी बोलते हैं, एसओ जिसको बोलते हैं, और आरडीओ भी उनको बोलते हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि असिस्टेंट बैंक मैनेजर होते हैं जनरली। ये बैंक में तो हर साल इतनी सारी वैकेंसी आती है, आईबीपीएस के थ्रू जो है ऑर्गेनाइज होती है। मतलब लोग, मतलब बहुत कम कंपटीशन होता है बैंक में, स्पेशली एग्रीकल्चर के केस में बात कर रहा हूँ। वैसे तो पीओ और जनरल जो क्लर्क वगैरह का जो होता है उसमें बहुत भीड़ होता है। उसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट हर साल लगभग लाती है राजस्थान में, और अच्छी खासी संख्या में 500-600 की तादाद में हुआ पोस्ट आती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो है आप देखते होंगे, आपके गांव लेवल, पंचायत लेवल पे आपको देखने को मिलते होंगे। ठीक है। उसके बाद में वेयर हाउस मैनेजर, जो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वेयर हाउसेज है, वहाँ पे मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनी की भी पोस्ट होती है। वहाँ पे जो है बेसिक एग्रीकल्चर वाला जो है वहाँ पे जनरली इसमें प्रेफर करते हैं, और जॉब लगता है मैनेजर की। बहुत रेपुटेड और बहुत ही बढ़िया सैलरी इसमें होती है, बहुत बढ़िया पोस्ट होती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट के फार्म होते हैं, फार्म, कृषि फार्म और जो कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म होते हैं, वहाँ पे फार्म मैनेजर आपको चाहिए होता है, टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए होता है, फील्ड ओवरसीयर होता है, और जेआरए की भी पोस्ट होती है, जूनियर रिसर्च असिस्टेंट, सहायक की पोस्ट होती है एक तरह से। ये सब जो है आपको एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट सेक्टर में जो है आपको पोस्ट देखने को मिलती है। मैनेजमेंट ट्रेनी और मैनेजर्स इन एफसीआई एनएससी, ये जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इनमें जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की और मैनेजर की पोस्ट लगभग निकलती रहती है, 1-2 साल में निकलती रहती है, और बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत ही अच्छा इसमें स्कोप होता है ग्रो करने का भी। उसके अलावा जो कम्युनिटी बोर्ड है, जैसे टी बोर्ड का नाम सुना होगा, कॉफी बोर्ड का नाम सुना होगा, रबर बोर्ड, टेबुको बोर्ड, और मतलब बहुत सारी कम्युनिटी बोर्ड्स हैं, उनमें भी जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की और एग्री एक्सपर्ट की जो है पोस्ट हमेशा आती रहती है। तो उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कितनी सारी पोस्ट है, कितनी सारी जॉब के अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट जो काम करते हैं, उनकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें जो है सहायता के लिए एसआरएफ, जेआरएफ और आरए की पोस्ट जो है रहती है, जो कि अच्छी खासी सैलरी मिलता है। आरए वगैरह को तो मुझे लगता है 40 से 50 हजार के बीच में सैलरी मिलता है, जो कि टीचर एक प्रोफेशन की होती है कई बार। तो कहने का मतलब कि बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगे। हालांकि ये जनरली टेम्पोररी बेसिस होती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है और ये बढ़ता रहता है।
एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो बाद में भी ये इसकी मार्किंग और बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल सकता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट में देखते हो कृषि विस्तार अधिकारी का आपने कई बार देखा होगा, नाम सुना होगा, वो भी जो है एग्रीकल्चर वाला बंदा ही बनता है। और एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट यानी साइंटिस्ट, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है उनका भी पोस्ट होता है, जो आपका DRDO होता है, इसरो, जो ये स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, इनमें भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की अलग से पोस्ट होती है और वो आती रहती है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स में उनमें वहाँ पे पोस्टिंग है उनकी, मैं जानता हूँ जिनको। तो कहने का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के तौर पे भी बहुत सारे जो नॉर्मल डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी आपकी जरूरत पड़ती है और आपकी वैकेंसीज वहाँ पे निकलती रहती है। उसके अलावा जो नाबार्ड है, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, जो कि बहुत बड़ा बैंक है, उस बैंक में भी एग्रीकल्चर वाला बंदा ही जाता है और ऑफिशियल लेवल पे और मेजर लेवल पे बहुत सारी पोस्ट होती है, रीजनल लेवल पे और आपका जो जो स्टेट लेवल पे जो होता है वो बहुत सारी पोस्ट आती है और अच्छे खासे सैलरी होती है, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होता है। इसके अलावा जो IAS लेवल के जॉब भी जो है एग्रीकल्चर वाला दे सकता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है एग्रीकल्चर वाले बंदे जो है और उसके लिए आसान भी होता है क्योंकि वो एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ होता है, उसका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का होता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आसान से वो फाइट कर लेता है। बहुत टफ लेवल के एग्जाम होते हैं। उसी के साथ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स PhD वाला में करने वाला बंदा दे सकता है, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि इसमें इकोनॉमिक्स वाले बंदे देते हैं, प्योर इकोनॉमिक्स में हमें और भी PhD करते हैं वो लोग। कहने का मतलब आपके पास एक पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें, बहुत सारे मौके हैं। उसके बाद हम बात करें कोऑपरेटिव सेक्टर की, तो कोऑपरेटिव सेक्टर तो जो कोऑपरेटिव जैसे नाफेड है, जो मार्केटिंग का जो है उसकी सबसे बड़ा फूड मार्केटिंग का, तो वो ताकि वो जो उसमें काम करता है बहुत ही ज्यादा काम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे जो है बहुत सारी पोस्ट होती है। मैंने वेरियस जो पोस्ट इसलिए लिखी कि वहाँ पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग पोस्ट होती है, तो इसलिए इन पे जो है वहाँ पे जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी होती है, मार्केटिंग ट्रेनिंग की भी होती है, मैनेजर की भी होती है और भी कोई डायरेक्टर्स वगैरह की पोस्ट आती है, तो उसमें भी जो है एलिजिबल होता है। तो वैसे ईफको है, ईफको का नाम तो आपने सुना होगा, खाद जो है आपके घर में खेत में जो है ईफको को ही चलता है। ये भी लोग किसानों का आपस में मिलकर एक बनाया हुआ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा फार्मर्स एसोसिएशन बोलते हैं इसको। उसके बाद में क्रीप है, ये भी कृषक भारती कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि किसानों के लिए काम करता है। उसी प्रकार से कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो आप देखोगे सेंट्रल बैंक होते हैं कोऑपरेटिव के, वो जो किसानों को लोन देते हैं, ये भी बैंक होते हैं जो कि उसमें बहुत सारी पोस्ट होती है एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की, एग्रीकल्चर उसमें भी जो है आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज, जॉब के अवसर मिलते हैं। और भी बहुत सारी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, हजारों की तादाद में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे जो है जैसे NCDC, विमनिकॉम, NCCF, ये सब ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपको रोजगार के अवसर हमेशा अवेलेबल रहेंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं बट रहेंगे हमेशा। अब सब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर से भी ज्यादा मौके देने वाले सेक्टर की, जो कि प्राइवेट सेक्टर। एग्रीकल्चर वाले बंदों का प्राइवेट सेक्टर में इतना डिमांड होता है कि शायद ही कोई बच्चा अपनी इच्छा से बैठे तो बैठे, बाकी प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं उसको जॉब मिल ही जाता है। सैलरी तो फिर निगोशिएबल हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन उसको जॉब मिल जाता है। और इस प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं कि छोटी मोटी जॉब होती है, बड़े बड़े पोस्ट होते हैं वहाँ पे भी, साइंटिस्ट की पोस्ट होती है, बिल्डर जो सीड प्रोडक्शन करते हैं वैसे बिल्डर भी वहाँ पे पोस्ट होती है, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई जैसे इंडेंटा, बायर, ग्रुप साइंस, इस सब में जो है अच्छे अच्छे जो है साइंटिस्ट की पोस्ट और गवर्नमेंट से ज्यादा सैलरी वहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके अलावा एग्री एक्सपर्ट के तौर पे भी वहाँ पे जो है पोस्ट होती है और एग्री एक्सपर्ट के तौर पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं वो लोग, मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, मार्केटिंग ट्रेनी, इस सब मल्टीनेशनल कंपनीज में पोस्ट होती है। इसके अलावा भी ऐसी पोस्ट होती है जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, बहुत सारी पोस्ट होती है कहने का मतलब।
उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में भी कॉलेजेस होती है, एग्रीकल्चर कॉलेज आप देख रहे होंगे आजकल राजस्थान में और पूरे इंडिया में बाढ़ आ रही प्राइवेट कॉलेजेस की एग्रीकल्चर। वो लोग एमएससी पीएचडी और बीएससी लेवल के कोर्सेज चलाते हैं, एबीएम के कोर्सेज चलाते हैं, नए नए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज स्टार्ट करते हैं। उनको जरूरत पड़ती है प्रोफेसर्स की, टीचर्स की और लेक्चरर्स की, ताकि उनको पढ़ा सके, और वो अच्छी खासी सैलरी देते हैं, 30 से 40 हजार 50 हजार तक की वो सैलरी दे देते हैं। तो वहां पे भी आपके पास मौके हैं। उसके बाद में एग्री एक्सपर्ट और कंसल्टेंट के तौर पे भी आपको वो जुड़ सकते हैं आपसे। इवन कई बार क्या होता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब भी ऑफर करते हैं कि भाई आप शाम को हमको 2 घंटे कर दीजिए ऑनलाइन, आपसे कंसल्टेंसी होगी, या जब भी हमारे कैंडिडेट्स आपसे बात करें तो आप उनको अपनी सेवाएं देना। तो ऐसे तौर पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उसमें भी एग्रीकल्चर ऑफिसर की, लोन ऑफिसर की, मार्केटिंग ऑफिसर की भी वैकेंसीज आती है और वो लोग लेते हैं और अच्छी खासी सैलरी ऑफर करते हैं। उसके बाद में जो आप देखेंगे कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो बैंकिंग के सेक्टर में काम करती है, इनको बोलते हैं नॉन फाइनेंसिंग बैंकिंग कंपनीज। मतलब ये लोग बैंक नहीं होते बट बैंक जैसे काम करते हैं, तो गवर्नमेंट इनको अलाउ करता है और ये छोटे छोटे लेवल पे लोन देती है, माइक्रो फाइनेंस देती है। जो रूरल एरियाज है जहाँ पे बैंक नहीं पहुंचते वहाँ पे ऐसी कंपनी जाती है, अपने सेवाएं देती है और मुनाफा और अपना बिजनेस करते हैं। वहां पे भी आपकी एग्रीकल्चर ऑफिसर या स्पेशलिस्ट के तौर पे मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग ट्रेनिंग या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे आपको रोजगार वहां पे देते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग और मार्केटिंग ट्रेनिंग ऐसी जॉब्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जनरली आपको जो है मिल जाती है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री हो, चाहे वो हार्बिसाइड इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्टिलाइज इंडस्ट्री हो या सीड इंडस्ट्री हो। जनरली ये आपको हमेशा आपको मिल जाती है और अच्छा खासा रोजगार आपको इसमें अवेलेबल रहता है। उसमें एक सेक्टर छूट गया है, एक नहीं हो पा रहा गाइस, बैक ऑप्शन आ रहा पर नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मैं सेल्फ 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 एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, मान लीजिए बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको नौकरी करना पसंद नहीं होती है, या जिनको काफी एफर्ट के बाद में कई बार नौकरी नहीं मिल पाता है, जो भी कंडीशन हो। लेकिन ऐसा बंदा भी अगर अपने लेवल पे खुद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करना चाहे, तो एग्रीकल्चर में उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। चाहे तो अपना डेयरी स्टार्ट कर सकता है, 5 गाय 10 गाय खरीद के या भैंस खरीद के, या फिर पोल्ट्री फार्म चला सकता है, या वो आपका बकरी पालन कर सकता है, या मशरूम कल्टीवेशन कर सकता है, या जो पोली हाउस है उसमें खेती करके बढ़िया मुनाफा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो कि पिछली स्लाइड में है। उसके बाद करते हैं कि अगर मान लीजिए आप 12वीं पास है एग्रीकल्चर में, आप ग्रेजुएशन किए हैं एग्रीकल्चर में, या आपने मास्टर डिग्री या पीएचडी किया है एग्रीकल्चर में, तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसका भी एक मैंने टेबल बना के बताने की कोशिश किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट मैंने एक जनरली वो किया है और मैंने ये अपने लेवल पे किया था कि उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, एरर हो सकती है, तो उसको आप जो है थोड़ा देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिएगा अगर जरूरत पड़े आपको। बाकी तो मैं अपना बेस्ट कोशिश करता हूँ। जैसे 12वीं पास करने के बाद तो जो मुझे लगता है वो एक ही जॉब दिखता है, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, जो राजस्थान में तो ठुक के भाव से आता है हर साल लगभग। ठीक है, ये अगर बेसिक कर लेते हैं आप, तो बेसिक करने के बाद भी आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होता है। आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर बैंक में बन सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट वाला जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है उसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए होती है। लेकिन बैंक में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हैं, जो लोन ऑफिसर बनते हैं, या जो आरडीओ बनते हैं, उसके लिए बेसिक काफी होता है और वो बहुत ज्यादा तादाद में से निकलती है, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो पोस्ट निकलती है। उसके बाद में जो है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर होता है बैंक में, जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर होता है, ये सब बीएससी लेवल के पोस्ट होती है जहाँ पे आप जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसमें भी बीएससी मांगते हैं, और जितना मुझे पता है कि इस चीज का एग्जाम है बीएससी ही मांगते हैं, या ग्रेजुएशन लेवल का ही मांगते हैं। फूड इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर में मुझे लगता है मैंने यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर में शायद एमएससी मांगते हैं, मास्टर डिग्री, तो इसको आप थोड़ा सा उसमें कंसिडर कर लीजिएगा। और एक वेयर हाउस मैनेजर्स होते हैं स्टेट लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें बीएससी लेवल की मांगते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट होती है जो कि बिहार में आपको जनरली देखने को मिलती है और अच्छी खासी संख्या में निकलता है। तो ये जो है बीएससी लेवल के बाद भी आप अगर इतनी सारी पोस्ट है तो आप तैयारी करके अच्छे से सेटल हो सकते हैं।
अपॉर्चुनिटीज है। और पीएचडी, एमएससी और पीएचडी कर लेंगे तो आपके पास तो फिर ये 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल के ऑप्शन तो रहेंगे ही, साथ में आपके पास क्या हो जाएंगे, आप स्टेट गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है, और एग्रीकल्चर डायरेक्टर की पोस्ट होती है उस स्टेट में, और असिस्टेंट डायरेक्टर की होती है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की भी कुछ पोस्ट होती है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट यानी एसएमएस जो मैंने बात की थी पिछले स्लाइड में। प्रोफेसर लेक्चरर बन सकते हैं आप स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। इवन पीएचडी और करने के बाद आपको जो है साइंटिस्ट और डायरेक्टर, डीन्स और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स की बहुत सारी पोस्ट होती है, वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज रहती है, अवसर रहता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इसमें भी जो है शायद आपको मास्टर डिग्री मांगते हैं, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक, तो ये देख लीजिएगा आप लोग एक बार, जितना मुझे पता है। और उसके बाद में डीओ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो मैंने बात किया है कि उसमें बीएससी लेवल का ही मांगते हैं, और एडीओ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है, या असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर भी होता है, ये सब जो है तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ओके सॉरी, ये सारी पोस्ट है जो आपको डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन पे आपको अवेलेबल रहती है, अपॉर्चुनिटीज आपको। अब बात करें कि किस एक्टिविटी के आधार पे अगर हम क्लासिफाई करें तो, यानी कि आप टीचिंग में कितने स्कोप है, रिसर्च करेंगे तो कितने स्कोप है, एक्सटेंशन करेंगे तो कितने स्कोप है, ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग में क्या है, और एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे तो, क्योंकि एक प्रशासक का भी तो काम होता है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में, वहां पे भी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैंने ऐसे क्लासिफाई करने की कोशिश की है। ये चीजें हालांकि हमने ऑलरेडी बता दी, बट आपको एक सहूलियत देता है कि अगर आप टीचिंग में इसका खोज रहे हैं तो टीचिंग में आप जो है स्कूल जो होते हैं वहां पर लेक्चर बन सकते हैं, व्याख्याता जिसको आप बोलते हैं, इनके व्याख्याता बन सकते हैं। राजस्थान में जनरली ये मिलता है, यूपी में भी आपको देखने को मिलेगा। और फिर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, असिस्टेंट के बाद में सॉरी एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर आप बन सकते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आप बन सकते हैं। ये अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन। उसके बाद रिसर्च की बात करें तो जूनियर या सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि सीनियर और जूनियर साइंटिस्ट कौन होता है। हेड एंड डायरेक्टर्स जो होते हैं रिसर्च में, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके डायरेक्टर और हेड होता है, उसमें भी आपके पास पोस्ट होती है, उसमें भी आप जा सकते हैं। कई बार वो प्रमोट करके बनाते हैं, लेकिन कई बार वैकेंसी भी आती है। उसके बाद में जूनियर रिसर्च असिस्टेंट जेआरए का पोस्ट होता है जो फार्म पे होता है, फार्म मैनेजर का होता है, ठीक है, और रिसर्च एसोसिएट्स का पोस्ट होता है, सुपरवाइजर का होता है, फील्ड ओवरसियर का होता है, ये बहुत सारी पोस्ट होती है जो रिसर्च में भी होती है। बाद में जेआरएफ एंड एसआरएफ पोस्ट होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये भी जो है रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आपको जनरली देखने को मिलता है। एक होता है टी और आर, ये भी आपके रिसर्च में, तो टेक्निकल असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट या एसोसिएट जो होते हैं, ये सारी पोस्ट आपको रिसर्च के एरिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर एक्सटेंशन के प्रसार के क्षेत्र में देखें तो वहाँ पे अधिकारी होता है, कृषि प्रसार अधिकारी होता है, और डायरेक्टर इन एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर इन एक्सटेंशन एजुकेशन, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। ये तो मैंने कुछ मेंशन किया, उसके अलावा बहुत सारी होती है जो मुझे भी नहीं पता होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। उसके बाद में अगर ट्रेनिंग के एरिया में देखें तो ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं जो स्पेशली इसलिए रिक्रूट करते हैं कि एज ए ट्रेनर आपको रिक्रूट करते हैं कि भाई आपको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर लो या कैसे, लेकिन ट्रेनर का एक भूमिका आपको अदा करना होता है। ट्रेनिंग में एसोसिएट करने के लिए भी पोस्ट होती है, छोटी बड़ी अलग बात है बट होती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, अगर एज ए प्रशासक के तौर पे आपको दिखना हो तो आपको डीन डायरेक्टर की पोस्ट हमेशा आपको हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगी। और डायरेक्टर भी अलग अलग होते हैं, डायरेक्टर प्लानिंग, डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर, डायरेक्टर रिसर्च, so many posts are available in at director level। और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट में पूरा डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज को देखता है, फार्म मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सब जो है एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट होता है। लेकिन हम सुपरवाइजर को
फार्म मैनेजर को नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो अपने लेवल पे लोगों को सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं और हैंडल करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा। बाकी ये कोई फिक्स क्लासिफिकेशन नहीं, मैंने एक सहूलियत के लिए आप लोगों को एक समझ आए उसके लिए मैंने इसको क्लासीफाई किया है, इस चीज को कंसिडर करिए। ओके, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने जॉब्स अवेलेबल है, किस सेक्टर में कितने जॉब्स आते हैं, किस पोस्ट पे आते हैं, किसी कैसी पोस्ट होती है, सारी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होता है, एक नॉन एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट होता है, एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट होता है, तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होता है। तो इसके लिए आपको केवल इतना सा जान लेना है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक बंदा है जो एग्रीकल्चर नहीं किया है, वो बीएससी मैथ, बीएससी साइंस, बायोलॉजी या फिर वो आर्ट से बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकता है? भाई वो रेलवे में कर सकता है, वो आईएएस की कर सकता है, वो आईएएस की कर सकता है, आईएएस की कर सकता है, और वो आपका बैंक पीओ की कर सकता है, वो आपका पटवारी की कर सकता है, वो आपका जो और पोस्ट है, जो जनरल पोस्ट है, उसकी वो तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो उसके पास इतने अवेलेबल ऑप्शन होते हैं। लेकिन जो जनरल एक जो जनरल स्टूडेंट होता है, वो एग्रीकल्चर की पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकता है। ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो वहां पे टेक्निकल बंदों की जरूरत पड़ती है, जो कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को ही टेक्निकल माना जाता है। तो जनरल स्टूडेंट एग्रीकल्चर में नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट, ये जितनी पोस्ट हमने डिस्कस की है उस पर जा सकता है, उस पर तो जाना ही है, मतलब उस पर तो जाना ही है। उसके साथ साथ जो जनरल स्टूडेंट्स वाली पोस्ट है, जनरल एरिया वाली पोस्ट है, उसमें भी अप्लाई कर सकता है। मतलब एग्रीकल्चर वालों के पास एग्रीकल्चर वाली अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर वाली अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है उसके पास, वो भी मतलब वो सब में अप्लाई कर सकता है और अपना करियर बना सकता है। ठीक है, दूसरी बात, एग्रीकल्चर में जो आप पढ़ाई करते हैं तो आपको जो है 4 साल का डिग्री बीएससी या ग्रेजुएशन करना पड़ता है, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर वालों को 3 साल में ही ग्रेजुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो नॉन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो है थोड़ा सा भाग्यशाली है, थोड़ा सा बेटर कंडीशन में। वहीं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को जो है नई नई स्किल सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। एग्रीकल्चर वालों की बात कर रहा हूँ, नॉन एग्रीकल्चर वालों के पास अपॉर्चुनिटीज कम होती है। एग्रीकल्चर वाला बंदा जब बीएससी करता है, एमएससी करता है, पीएचडी करता है, तो उसको जो है बहुत सारी स्कॉलरशिप, फेलोशिप उसको मिलता है, जिससे वो अपनी पढ़ाई करता है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, जैसे मास्टर डिग्री के लिए आपका कौन सा फेलोशिप है, वो जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण विभाग, वहां से मिलता है। उसके अलावा इंस्पायर, हाँ इंस्पायर वाला फेलोशिप है। उसके अलावा पीएचडी के लिए आपको बहुत सारी मतलब मिलती है, आपको बाद में जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि कभी मौका मिलेगा तो किस एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को कहाँ कौन से डिपार्टमेंट से और किस किस लेवल पे जो है उसको फेलोशिप की सुविधाएं मिलती है, जिससे कि स्टूडेंट पढ़ सकता है। लेकिन बहुत सारी मिलती है, पीएचडी के लिए तो बहुत सारा मिलता है। ये सब जो है नॉन एग्रीकल्चर सिस्टम वाला अवेलेबल जनरली नहीं होता है, होता है तो उनको समाज के अनुभव वाली जो थोड़ी मोड़ी मिलती है, जो सबको शायद नहीं मिलती है, वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट को ही शायद मिलती है। दूसरा, देखिए, अगर आपको एग्रीकल्चर स्टूडेंट के तौर पे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको कम मेहनत करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में कंपटीशन कम है, भीड़ कम है, जबकि नॉन एग्रीकल्चर में जनरल जो स्ट्रीम है उसमें जो है भीड़ ज्यादा है।
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए जब फॉर्म निकलते हैं तो कितने फॉर्म भरते होंगे ज्यादा से ज्यादा? 1-2 लाख मैक्सिमम, इतना मुझे डेटा नहीं पता, बस मैं गेस कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पे अगर रेलवे का फॉर्म भरता है तो, वहीं पे अगर पटवारी का फॉर्म भरता है तो, वहीं पे अगर बैंक का फॉर्म भरता है तो 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर वाले बंदों के पास अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन, थोड़ी मेहनत में भी वो निकल जाता है, लेकिन वहाँ पे ज्यादा मेहनत में भी वो निकलने के चांस होते हैं, लेकिन कम होते हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, तो ज्यादा कंपटीशन आपको फाइट करना पड़ता है। तो कहने का मतलब, अगर आप एग्रीकल्चर में करियर बनाना चाहते हैं मित्रों, या अपने किसी जानकार के जानकार को आप एग्रीकल्चर दिलाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में अपने बच्चों का करियर बनाना चाहते हैं, तो मुझे अभी लगता है कि अभी भी एग्रीकल्चर जो है एक बहुत बढ़िया फायदे का सौदा है, घाटे का नहीं है। अभी भी इसमें इतना भीड़ नहीं है, और इसमें आप करियर बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ये तो मैंने कुछ आपको बताई, इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप जैसे जैसे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, पता चलेगा आपको। इतनी भी कम नहीं है जितनी बताया, तो आप इसमें ले सकते हैं। और क्योंकि ये आपकी जो, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ऐसा सब्जेक्ट तो है कि जो आपको हमेशा आपको देखते हैं। कृषि तो आपने बचपन से देखी है, खेती आपने बचपन से देखी है। इवन बहुत सारे बच्चे तो ग्रामीण परिवेश के होते हैं, तो उनको तो उसका काम किए हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये ज्यादा समझ में भी आता है, ज्यादा उनका इंटरेस्ट इसमें आता है। तो आप इस वीडियो को हम ज्यादा नहीं बड़ा करेंगे। आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और सवालों का जवाब मिल सकते हैं। कोई बच्चा अगर करियर से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसको उसकी सहूलियत के हिसाब से, उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से सजेस्ट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, बिना किसी उसके झिझक के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर आपका जो प्रेशियस टाइम था वो देने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने जो 10+2 के स्टूडेंट है, जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको शेयर करें, ताकि वो भी जानकारी उनको मिल सके, वो भी अवेयर हो सके कि उनको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एग्रीकल्चर में। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।